Hello students, welcome back to the journey of economics, and today we're going to start with the ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑफ अ डिमांड फोरकास्टिंग चैप्टर। देखो चैप्टर नंबर 5 जो है हमारा डिमांड फोरकास्टिंग, वो हमने रिसेंटली कंप्लीट किया हुआ है। उसमें हमने क्या किया, डिमांड को कैसे फोरकास्ट किया जाता है, डिमांड को कैसे एस्टिमेट किया जाता है, फ्यूचर डिमांड कैसे देखा जाता है। बहुत सारे मेथड्स हमने देखे, कुछ में हमने प्रीवियस ईयर के डेटा यूज़ किए, कुछ में हमने क्या किया वहाँ पे सर्वे मेथड यूज़ किए, कुछ के इम्पोर्टेंस हमने समझे, क्यों इम्पॉर्टेंट है वो सब चीज़ों पे ध्यान दिया, और बहुत सारी चीज़ें हमने देखी डिमांड फोरकास्टिंग एंड एस्टिमेटिंग चैप्टर पे कि क्यों ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, कि एनालाइज करना कि मार्केट में हमारे प्रोडक्ट का डिमांड क्या हो सकता है फ्यूचर में, या फिर कुछ नई चेंजेस करने की ज़रूरत है। इज़ देयर एनी नीड ऑफ अ प्रोडक्ट डेवलपमेंट, अगर प्रोडक्ट डेवलपमेंट करने की नीड्स हैं तो उसके अकॉर्डिंगली भी हमें क्या करना है, हमें अपने प्रोडक्ट को डेवलप करना है और मार्केट डिमांड को समझने की कोशिश करनी है। आजकल डिमांड क्या चल रहा है, व्हाट इज़ द रिसेंट ट्रेंड, तो वो सब चीज़ों को फोरकास्ट करना जो है हमने ऑलरेडी कवर अप कर लिया डिमांड फोरकास्टिंग चैप्टर में। तो अब कुछ ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं एंड थोड़ा रिकॉल करेंगे हम अपने प्रीवियस थियरीज़ को। तो ज़रा ध्यान देना यहाँ पे। स्टार्ट करते हैं पहले ऑब्जेक्टिव से। द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज विच ऑफ द फॉलोइंग मैथड्स आर ऑफन यूज टू मेक द शॉर्ट टर्म फोरकास्ट। देखो जब हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म फोरकास्ट की, तो शॉर्ट टर्म फोरकास्ट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कंज्यूमर सर्वे। देखो दो मेथड होते हैं क्लास। हाउ मेनी मेथड्स आर देयर, टू मेथड्स आर देयर, जो ऑलरेडी हमने कवर अप किए हुए हैं। एक होता है आपका सर्वे मेथड और दूसरा क्या होता है आपका स्टैटिस्टिकल मेथड। देखो जब बात करते हैं हम सर्वे मेथड की, जब बात करते हैं हम सर्वे मेथड की, तो सर्वे में क्या होता है, सर्वे आपका शॉर्ट टर्म होता है। सर्वे क्या होता है आपका शॉर्ट टर्म, और जो स्टैटिस्टिकल मेथड होता है, जो स्टैटिस्टिकल मेथड होता है वो ये होता है आपका लॉन्ग टर्म। अब इसमें से हमें आइडेंटिफाई करने हैं कि कौन से मेथड आपके सर्वे के अंदर आते हैं, कौन से मेथड आपके स्टैटिस्टिक्स के अंदर आते हैं। तो बेसिकली अगर ध्यान दोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे व्हाट इज़ द सिचुएशन नाउ, द सिचुएशन इज इनमें से कौन सा आपका शॉर्ट टर्म के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो देखो रिग्रेशन एनालिसिस, मूविंग एवरेज और आपका ट्रेंड मेथड, ये तीनों आपके क्या हैं, स्टैटिस्टिकल मेथड्स हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ होते हैं। कंज्यूमर सर्वे, एक्सपर्ट ओपिनियन, डेल्फी मेथड, मार्केट एक्सपेरिमेंट, एक्चुअल मार्केट एक्सपेरिमेंटल, स्टिमुलेटेड मार्केट एक्सपेरिमेंट मेथड, ये सब कुछ मेथड है जो आपके कहाँ पे आते हैं, शॉर्ट टर्म में आते हैं। और आप बोल सकते हो ये आते हैं हमारे सर्वे मेथड के अंडर। तो सर्वे मेथड जो होता है आपका शॉर्ट टर्म होता है, तो आंसर आपका क्या हो गया, कंज्यूमर सर्वे। ठीक ठीक उसी प्रकार द नेक्स्ट वन इज व्हाट योर, द नेक्स्ट इज सेकंड MCQ। जरा ध्यान देना। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑल द पोटेंशियल कंज्यूमर्स आर आस्क अबाउट द अमाउंट ऑफ अ कमोडिटी दे वुड लाइक टू बाय। ना कौन से मेथड में हम क्या करते हैं, हम पोटेंशियल कंज्यूमर्स को बोलते हैं कि वो क्या करें, अमाउंट ऑफ अ कमोडिटी क्या करें, यहाँ पे परचेज करें। मीन्स उन्हें क्या करना है, कमोडिटीज़ को परचेज करना है। किससे, ऑल द कंज्यूमर्स, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल द पोटेंशियल कंज्यूमर्स। जब ऑल की बात आती है तो यहाँ पे डेल्फी मेथड नहीं, डेल्फी मेथड में क्या करते हैं हम, डेल्फी मेथड में हम एक्सपर्ट्स ओपिनियन मेथड, वहाँ पे एक्सपर्ट्स का सलाह लेते हैं, हम एडवाइस लेते हैं डिमांड के रिलेटेड। तो डेल्फी मेथड हमारा आया नहीं। एंड यूज़ मेथड में क्या होता है, वी आर गिविंग द कंज्यूमर्स द प्रोडक्ट एंड दे विल गोइंग टू यूज़ इट, एंड उसके बाद वो रिस्पॉन्स देते हैं। तो ये एंड यूज़ मेथड भी नहीं है। कंज्यूमर क्लिनिक मेथड, नो, इट इज़ ऑल्सो नॉट अ कंज्यूमर क्लिनिक मेथड। फाइनली बचा कि आपका कंप्लीट एनुमरेशन। देखो बात जब हम करते हैं कंप्लीट एनुमरेशन मेथड की, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, वी विल गोइंग टू आस्क द कंज्यूमर्स टू बाय, ऑल द पोटेंशियल कंज्यूमर्स टू बाय द सर्टन अमाउंट ऑफ अ मनी फ्रॉम द मार्केट, एंड उसे क्या करो, स्टडी करो, उसको यूज़ करो, एंड देन विल गोइंग टू टेल मी द सेम। ये क्या हो गया आपका कंप्लीट एनुमरेशन। ठीक वैसे ही द नेक्स्ट वन इज व्हाट योर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द सैम्पल सर्वे मैथड। नाउ इसमें से सैम्पल सर्वे मैथड, सैम्पल सर्वे मेथड का फीचर कौन सा नहीं है, एरर में अकर इन द लार्ज साइज सैम्पल। देखो सैम्पल सर्वे की बात होती है तो सैम्पल का मतलब होता है हम यहाँ पे सैम्पल में शॉर्ट, और यू कैन से यहाँ पे क्या करेंगे, विल गोइंग टू कंसिडर ओनली फ्यू पॉपुलेशन, बहुत कम लोगों को यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। जब सैंपल की बात होती है, सैंपल क्या होता है, छोटा होता है, पॉपुलेशन से छोटा होता है, मतलब लार्ज साइज नहीं होता, ये स्मॉल साइज होता है।
तो यहाँ पे हमें क्या देखना है कि विच ऑफ इज नॉट अ फीचर ऑफ सैम्पल साइज, तो एरर्स में ऑकर इन द लार्ज साइज सैम्पल। यस, यहाँ पे सैम्पल्स हम क्या करते हैं, लार्ज साइज में सिलेक्ट करते हैं। ऑल द पोटेंशियल कंज्यूमर्स आर इंक्लूडेड इन द सर्वे, नहीं, सैम्पल की जब बात होती है तो हम सिर्फ और सिर्फ फ्यू will going to consider only small size, only few participants will be allowed when we are using the sample survey method। सिर्फ कम बहुत दो हार्डली बहुत कम बहुत फ्यू पीपल्स को हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं सैम्पल में, तो ऑल का केस यहाँ पे आता ही नहीं है, मतलब आंसर क्या हो गया हमारा, बी हो गया। देख लेते हैं अदर ऑप्शंस क्या दिए हैं। पॉसिबिलिटीज ऑफ अ कंज्यूमर बायस, यस, ये पॉसिबिलिटी ऑफ अ कंज्यूमर बायस होता है सैंपल में कि हो सकता है तुमने वो सैंपल्स को सिलेक्ट किया है जिनसे तुमको पॉजिटिव रिस्पांस मिल सके। अगर मेरा इंटेंशन ही है कि मार्केट में पॉजिटिव रिस्पांस क्रिएट करना, तो मैं उन लोगों को चूज़ करूँगा, उन लोगों को सिलेक्ट करूँगा जो मेरे अंडर में हो, जो मेरे लिए काम करे, जो जैसा मैं बोलूँ वो वैसा बोले, या फिर जो वो बोलेंगे वो मेरे लिए अच्छा होगा, वो जो मैं चाहता हूँ वो रिस्पॉन्स वो देंगे, तो डैट इज़ अ कंज्यूमर बायस। फिर यूजफुल टू डिटेक्ट द चेंजेस इन द कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, येस ऑब्वियसली सैम्पल साइज इज द सेम। द फाइनली आंसर क्या हुआ हमारा, ऑल द पोटेंशियल कंज्यूमर्स आर इंक्लूडेड इन द सर्वे। फिर उसके बाद फोर्थ वन, विच ऑफ द फॉलोइंग मैथड मेक्स द यूज ऑफ अ हिस्टोरिकल डेटा। देखो हिस्टोरिकल डेटा की बात करें हम या फिर डिमांड डिटरमिनेंट्स की बात करें, दोनों मैथड जो दोनों यूजफुल चीज़ें हैं, जो हिस्टोरिकल डेटा है, हिस्टोरिकल डेटा का हम लोग यूज़ कहाँ पे करते हैं, हम हिस्टोरिकल डेटा का यूज़ करते हैं हमारे स्टैटिस्टिकल मेथड में। देखो मार्केट एक्सपेरिमेंट, एंड यूज़ और आपका कंज्यूमर सर्वे, मार्केट एक्सपेरिमेंट, एंड यूज़ और कंज्यूमर सर्वे तीनों जो हैं आपके सैम्पल सर्वे के मेथड है, जो सर्वे मेथड है जो कि शॉर्ट टर्म के लिए होता है। जब हिस्टोरिकल डेटा को हम बेस मान के उसके अकॉर्डिंगली हम लॉन्ग टर्म डिमांड की फोरकास्टिंग करते हैं, तो वहाँ पे आपका आता है क्या, स्टैटिस्टिकल मेथड, जो कि हम मोस्टली लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन, Which of the following method is used to bridge the opinion given by the different expert? अब opinion जो different experts ने दिया हुआ है उसे bridge करने के लिए कौन से method का यूज़ करते हैं? तो basically यहाँ पे जब हम बात करते हैं experts की, हम दो मेथड है यहाँ पे, एक एक्सपर्ट ओपिनियन और एक है आपका डेल्फी मेथड। ट्रेंड एनालिसिस और सैम्पल सर्वे में यहाँ पे हम यूज़ करते नहीं हैं। सैम्पल सर्वे में हम कंज्यूमर को पकड़ते हैं, ट्रेंड एनालिसिस में हम हिस्टोरिकल डेटा। लेकिन हम बात करें यहाँ पे एक्सपर्ट की, तो दो एक्सपर्ट है, एक एक्सपर्ट्स ओपिनियन और एक है डेल्फी मेथड। लेकिन यहाँ पे जब बात करते हैं हम एक्सपर्ट ओपिनियन की, तो ओनली वन पर्सन, सिर्फ एक एक्सपर्ट यहाँ पे हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ एक एक्सपर्ट होगा इंडिविजुअल। लेकिन डेल्फी मेथड के केस में क्या होगा, डेल्फी मेथड के केस में डिफरेंट एक्सपर्ट्स होते हैं जो क्या करते हैं, they will going to bridge the opinion given, they will going to use to bridge the opinion given by the different expert। जो भी डिफरेंट एक्सपर्ट ने ओपिनियन दिया उसको हमको क्या करना है, एक साथ में लेके आना है, तो वो डेल्फी मेथड के केस में होता है। देन आफ्टर डैश मेथड यूजेस द टाइम सीरीज डेटा। देखो टाइम सीरीज डेटा मतलब क्या हुआ, हमने क्या करना है, हमें यहाँ पे टाइम सीरीज डेटा का यूज़ करके ग्राफ बनाना है, और ये ग्राफ इट इज़ नॉट अ ग्राफ, ये क्या होता है आपका ट्रेंड होता है। तो बेसिकली हिस्टोरिकल डेटा और आपके टाइम सीरीज डेटा का इन्फॉर्मेशन हम यूज़ करते हैं कहाँ के लिए, वी आर नॉट यूजिंग फॉर द एंड यूज, नहीं, डेल्फी नहीं, सैम्पल सर्वे नहीं। फाइनली हमें क्या यूज़ करना है, हम यूज़ करते हैं इसे ट्रेंड मेथड के लिए, वी आर यूजिंग फॉर द ट्रेंड मेथड द सेम थिंग। लाइकवाइज इफ यू गोइंग टू सी द सेवंथ वन, जरा सेवंथ वन पे ध्यान देना, विच वन इज नॉट अ फीचर ऑफ अ मार्केट एक्सपेरिमेंट मेथड ऑफ अ डिमांड फोरकास्टिंग। इसमें से मार्केट एक्सपेरिमेंट मेथड के फीचर कौन से नहीं हैं। देखो मार्केट एक्सपेरिमेंट की बात हम करते हैं तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक्चुअल में कस्टमर्स विल गोइंग टू बाय द प्रोडक्ट फ्रॉम द मार्केट, और वो उसे क्या करेंगे, यूज़ करके दे विल गोइंग टू फील, दे विल गोइंग टू रियलाइज कि उन्हें कैसा रिस्पॉन्स देना है। तो वो सिचुएशन में क्या करना है, यूज़ ऑफ अ कंज्यूमर क्लिनिक नहीं। एक्चुअल मार्केट सिचुएशंस आर क्रिएटेड, यस, ये सिचुएशन दिस आर व्हाट, दिस आर द एक्चुअली फीचर्स, ये क्या है आपके, ये एक्चुअल फीचर्स हैं दोनों। फिर फोरकास्ट इज अ बेस्ड ऑन द पास्ट स्टैटिस्टिकल डेटा। देखो ये फोरकास्ट बेस्ड ऑन द पास्ट स्टैटिस्टिकल डेटा, ये आपका मार्केट एक्सपेरिमेंट का फीचर नहीं लग रहा है, ज़रा ध्यान देना। ये पास्ट स्टैटिस्टिकल डेटा आपके मार्केट एक्सपेरिमेंट का फीचर नहीं लग रहा है, क्योंकि अदर थिंग्स आर द
पार्ट ऑफ योर मार्केट एक्सपेरिमेंट, जहाँ पे हम कंज्यूमर्स के बिहेवियर को स्टडी करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, उनके रिस्पॉन्सेज को रिकॉर्ड करते हैं, जो कि सर्वे मेथड होता है एक तरह का। लेकिन स्टैटिस्टिक्स कहाँ पे यूज़ करते हैं, स्टैटिस्टिकल मेथड में। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है, आपका राइट आंसर, ट्रू एंड फॉल्स। देखो जब बात करते हैं हम स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स एंड गिव द रीज़न भी हम डिस्कस करेंगे। डिमांड फोरकास्ट आर एसेंशियल टू प्लान द फ्यूचर प्रोडक्शन। यस, डिमांड क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑलरेडी हमने ये स्टडी किया हुआ है। अगेन आई विल गोइंग टू रिपीट द सेम कि देखो जब हम डिमांड को फोरकास्ट करते हैं, जब हम डिमांड को फोरकास्ट करते हैं उससे हमें मिलता है सेल्स टारगेट, और उससे हमें पता चलता है कि आगे जाके डिमांड कितना इंक्रीज होगा या फिर आपका सेल्स आगे जाके कितना इंक्रीज होगा। अब जाहिर सी बात है, सेल करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, गुड्स एंड सर्विसेज की, और गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना पड़ता है। तो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे करना पड़ेगा प्रोडक्शन प्लानिंग। आपको याद है ये सब चीज़ें ऑलरेडी हमने फीचर्स में पढ़े हुए हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें, इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग, प्रोडक्शन प्लानिंग। देखो प्रोडक्शन प्लानिंग जब हम करेंगे, डिमांड फोरकास्टिंग करने के बाद हम सेल्स टारगेट देखेंगे, सेल्स टारगेट के बाद हम देखेंगे क्या, कितने गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना है। फिर इसके बाद अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का बंदोबस्त करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, विल गोइंग टू डू द अरेंजमेंट ऑफ अ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो ये क्या है, यहाँ पे ऑब्वियसली प्रोडक्शन प्लानिंग के लिए डिमांड फोरकास्टिंग की ज़रूरत होती है। ठीक, द नेक्स्ट क्या हो गया आपका, द वेरी स्मॉल फर्म डू नॉट नीड टू फोरकास्ट द डिमांड। नहीं, देखो अगर कंपनी छोटी है या बड़ी है, हर एक टाइप की कंपनीज, हर एक टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस को फ्यूचर एस्टिमेट करना बहुत ज़रूरी होता है। इवन द इंडिविजुअल्स, पीपल्स लाइक यू एंड मी, और फर्म हो, जॉइंट हिंदू फैमिली हो, जॉइंट स्टॉक कंपनी हो, या किसी भी टाइप का ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल हो, सबको फ्यूचर फोरकास्ट करना ज़रूरी होता है, फ्यूचर के बारे में सोचने की ज़रूरत होती है। सो ये सब सिचुएशन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और डिमांड फोरकास्टिंग जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है, वेदर इट इज़ अ स्मॉल फर्म और द लार्ज फर्म, दोनों केसेस में हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। देन थर्ड वन, डिमांड फोरकास्टिंग इज़ नॉट नेसेसरी फॉर द इन्वेंट्री प्लानिंग। नहीं, जैसा कि ऑलरेडी अभी आपको मैंने बताया कि ये क्या है आपका, डिमांड फोरकास्टिंग सेल्स टारगेट हो, प्रोडक्शन प्लानिंग हो, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हो, जिसे इन्वेंट्री प्लानिंग भी बोला जाता है कि रॉ मटेरियल हमारे पास कितना है। हाँ, हमें ज़्यादा प्रोडक्शन करना है तो रॉ मटेरियल भी ज़्यादा परचेज़ करना पड़ेगा। अब रॉ मटेरियल ज़्यादा परचेज़ करना पड़ेगा तो रॉ मटेरियल को परचेज़ करने के लिए हमें मार्केट में जाना पड़ेगा। तो बहुत सारे ऐसे डिसीजन हैं जो आपके डिमांड से ही रिलेटेड है, क्योंकि जब मार्केट में डिमांड होगा तभी आपका सेल होगा। जब सेल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रोड्यूस करना पड़ेगा। प्रोडक्शन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन्वेंट्री या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का बंदोबस्त करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें लगी रहेंगी। Then after, passive forecast takes into account the future changes, false। देखो पैसिव फोरकास्टिंग में क्या होता है, पैसिव फोरकास्टिंग में हम जो हमारा एग्जिस्टिंग सिचुएशन होता है, जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं। लेकिन एक्टिव फोरकास्टिंग में क्या करते हैं, हम फ्यूचर के बारे में सोच के उसके अकॉर्डिंगली क्या करते हैं, हम चेंजेस करते हैं। लाइक फ्यूचर जनरेशन चेंज होगा, ऑब्वियसली जनरेशन चेंज होगी तो फ्यूचर में वॉट एवर द पीपल्स हु विल कम इन टू द फ्यूचर, वो क्या होगा, मोस्टली वो डिजिटल टूल्स यूज़ करेंगे। दे विल गोइंग टू यूज़ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो क्या करते हैं, ए आई सॉफ्टवेयर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं आने वाली जनरेशन में। तो उसके अकॉर्डिंगली मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने गुड्स एंड सर्विसेज को मॉडिफाई करके AI में का सॉफ्टवेयर का यूज़ करना पड़ेगा मुझे बहुत सारे अपने इंस्ट्रूमेंट्स में। तो वो सब चीज़ें मुझे करनी पड़ेगी। दैट इज़ नथिंग बट द एक्टिव फोरकास्टिंग। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी यहाँ पे बैठा खड़ा हूँ, व्हाट आई एम डूइंग, आई एम गिविंग यू द लेक्चर। और वहाँ पे आप क्या कर रहे हो, बैठ के यू ऑब्वियसली यू आर अटेंडिंग द लेक्चर, यू आर वॉचिंग द वीडियोज़ ऑन द यूट्यूब। सो ये सब चीज़ें क्या है, ये दिस इज़ द एग्जिस्टिंग सिचुएशन। मैं सोचता हूँ कि हाँ नेक्स्ट इन फ्यूचर आप लोग सेलफोन का ही यूज़ करोगे, इन फ्यूचर आप ये एक्टिविटी ही परफॉर्म करोगे, तो वो मेरा पैसिव फोरकास्टिंग हो गया। एक्टिव फोरकास्टिंग मीन्स आई एम गोइंग टू थिंक अबाउट द फ्यूचर। हाँ, फ्यूचर जनरेशन ये कर सकती है तो उसके अकॉर्डिंगली अभी से मुझे प्रिपरेशन करना पड़ेगा। दैट इज़ नथिंग बट द एक्टिव फोरकास्टिंग। तो यहाँ पे क्या होता है, ऑब्वियसली इन अकाउंट ऑफ फ्यूचर चेंजेस की जब बात होती है वो एक्टिव होता है, नॉट अ पैसिव।
देन नेक्स्ट वन, द लॉन्ग टर्म फोरकास्ट आर रिक्वायर्ड फॉर द कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ट्रू। देखो कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स की जब बात होती है ये शॉर्ट टर्म कभी नहीं होता, इट इज़ नथिंग बट द लॉन्ग टर्म ओनली। तो लॉन्ग टर्म फोरकास्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट वन, चॉइस ऑफ अ मैथड इज़ एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन डिमांड फोरकास्टिंग, यस। कौन से मैथड्स आप यूज़ करोगे, सर्वे मेथड या स्टैटिस्टिकल मेथड, वो इंपॉर्टेंट होता है। कौन से टाइप का फोरकास्टिंग करोगे, एक्टिव या पैसिव, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, या फिर किसी और टाइप के फोरकास्टिंग आपको करने हैं, वो सब चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देन द एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड जनरेट्स द एक्यूरेट डिमांड फोरकास्टिंग, फॉल्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट, एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड जो है आपका एक्यूरेट डिमांड फोरकास्टिंग बताता है, नहीं। देखो 100% एक्यूरेसी कहीं पे भी नहीं है, कहीं पे भी आपको 100% एक्यूरेसी मिलेगी नहीं। ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ फोरकास्टिंग है। इट विल जस्ट गोइंग टू गिव यू द आइडिया कि इन फ्यूचर क्या हो सकता है, कितना हो सकता है, चाहे वो कोई भी मेथड हो। तो 100% एक्यूरेट रिजल्ट यू विल नॉट गेट। सो यहाँ पे एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड भी क्या होता है, इट विल गिव यू दिस आइडिया कि इन फ्यूचर ये हो सकता है, दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी, नॉट द एक्यूरेसी और 100% यही होगा। सो दिस इज़ वॉट फॉल्स। नेक्स्ट वन, द डेल्फी मेथड इज अ वेरिएंट ऑफ द एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड, यस। देखो एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड में क्या होता है कि एक ही पर्सन होता है जो अपना ओपिनियन देता है, लेकिन डेल्फी मेथड में क्या होता है, बहुत सारे एक्सपर्ट्स होते हैं जो अपने ओपिनियंस देखते हैं। एक पैनल बैठता है, वो पैनल क्या करेगा, अपने अपने ओपिनियंस देंगे एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे। देयर आफ्टर मेथड अंडरटेक्स द सर्वे ऑफ ऑल द कंज्यूमर्स, फॉल्स। देखो सैंपल क्या करता है, सैंपल सिर्फ जो सैंपल कंज्यूमर्स होंगे, जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे जिन्हें हमें सिलेक्ट किया हुआ है, वो क्या करेंगे, सिर्फ उन्हीं का क्या करेंगे, रिस्पॉन्सेस कलेक्ट करेंगे, ना ही कि ऑल द कंज्यूमर्स का। तो ये क्या हो गया, फॉल्स। देयर कैन बी लिमिटेशंस ऑफ अ सैंपल सर्वे मेथड, यस। कुछ लिमिटेशन है सैंपल सर्वे मेथड के, जैसे कंज्यूमर बायस, और जो जिस चीज़ पे हमें डिमांड फोरकास्टिंग करना है, जो इन्फॉर्मेशन मुझे कलेक्ट करना है, हो सकता है कि जो सैंपल मैंने सिलेक्ट किया हुआ है वो इन्फॉर्मेशन, वो सैंपल्स नहीं दे मुझे। इफ़ आई वांटेड टू नो अबाउट द डिमांड, तो मैं वो कंज्यूमर्स को पकड़ रहा हूँ जिन्होंने कभी मेरे गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज ही नहीं किया, और वो आके अगर रिस्पांस दे रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, इट इज़ अ काइंड ऑफ अ लिमिटेशन ओनली। और वो यहाँ पे क्या होगा, वो एक एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। ही इज़ नॉट अवेयर ऑफ माई प्रोडक्ट एंड ही इज सेइंग दैट इट्स गुड और इट्स बैड। सो व्हाट एग्जैक्टली इट इज़ नथिंग बट व्हाट द फॉल्स इन्फॉर्मेशन विच आई एम कलेक्टिंग। देन आफ्टर, रिजल्ट ऑफ स्टिमुलेटेड मार्केट एक्सपेरिमेंट्स आर बेटर दैन द एक्चुअल मार्केट एक्सपेरिमेंट, नहीं। देखो स्टिमुलेटेड का क्या मतलब होता है, व्हाट डू यू मीन बाय स्टिमुलेटेड मार्केट एक्सपेरिमेंट, मतलब जो आर्टिफिशियल होता है, विच इज़ नॉट रियलिटी, इट इज़ नॉट अ एक्चुअल, इट इज़ जस्ट आर्टिफिशियली, और हमने क्रिएट किया हुआ है मार्केट, और उसमें क्या कर रहे हैं, हम परचेज एंड सेल कर रहे हैं, तो इट इज़ नॉट द राइट थिंग। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में मार्केट में जाके हम क्या करते हैं, सेल करते हैं, और कस्टमर्स वहाँ से परचेज करते हैं अकॉर्डिंग टू द प्राइजेस, अकॉर्डिंग टू द ऑल द सिचुएशंस। तो दैट इज़ व्हाट एग्जैक्टली दिस। तो यहाँ पे स्टिमुलेटेड जो है एक्चुअल से बेटर इन्फॉर्मेशन या बेटर रिजल्ट नहीं दे सकता। द सेकेंड, कम टू द नेक्स्ट वन, the graphical method is a crude version of the trend method. The graphical method is a crude version of a trend method, yes. देखो ट्रेंड मेथड को ही ग्राफिकल मेथड बोल सकते हो आप, ग्राफिकल मेथड को ही ट्रेंड बोल सकते हो, दोनों बोथ द मीन्स आर सेम, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली दोनों चीज़ें एक ही हैं। देन थर्टीन्थ वन, knowledge of the economics theory is not necessary to forecast the demand forecasting through the regression method, नहीं। देखो अगर आप स्टैटिस्टिक्स में ओके हो, अगर स्टैटिस्टिक्स आपको आता है, आप मैथ्स के एक्सपर्ट हो, स्टैट्स के एक्सपर्ट हो, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि कौन से वेरिएबल्स मुझे कंसिडर करने हैं, क्लास आपको ये नहीं पता है कि कौन से वेरिएबल्स आपको कंसिडर करने हैं। मुझे पता है कि व्हाट एग्जैक्टली इज द सिचुएशन, कैसा करना चाहिए, हाँ मुझे ए एक्स इंटू बी वाई इक्वल्स टू एक्स वाई जेड करके इक्वेशन को मुझे सॉल्व किया मैथमेटिकली, और फाइनली एक्स और वाई का मैंने वैल्यू निकाल दिया। लेकिन एक्स कौन सा वेरिएबल है, डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है, वाई कौन सा वेरिएबल है, डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है, वो सब चीज़ों पे भी हमें फोकस करना पड़ता है कि कितना इंड्यूस्ड है, कितना ऑटोनॉमस है, कितना 100% है, कितना पार्शियल है। तो वो सब चीज़ों के लिए हमें इकोनॉमिक्स की ज़रूरत पड़ती है। सो दिस इज़ हाउ द नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट अलॉन्ग विद द statistical methods. Regression coefficients are components of the relevant elasticity. Relevant coefficients are the components of the relevant elasticity of a demand. Yes, regression क्या है, कोएफिशिएंट आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का पार्ट है। रिग्रेशन मेथड
of forecasting the demand accurately. Regression method forecast the demand accurately? No. देखो जैसा मैंने बताया आपको, whether it is survey method or sample method, none of the method will going to give you the 100% accuracy और reliability. कुछ ना कुछ changes उसमें होंगे. ये सिर्फ क्या कर सकता है, आपको एक आइडिया दे सकता है कि कितना हो सकता है, what is the possibility, what is the probability, how much it can be. तो दैट इज़ एग्जैक्टली द मैथड्स विल गोइंग टू प्रोवाइड ऑफ अ डिमांड फोरकास्टिंग. उससे ज़्यादा ये कुछ और कर नहीं सकते हैं. सो दिस इज़ हाउ वी हैव कंप्लीटेड द ऑब्जेक्टिव्स ऑल्सो ऑफ योर चैप्टर डिमांड फोरकास्टिंग एंड estimation. Till the time what all of you will going to do, revise the previous videos को जाके देखो and try to start with your studying for the this particular semester. Chapter number 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4 and chapter 5. 5 chapters we have completed as of now. तो आपको क्या करना है, आपको रीड करना है, समझना है और वो कॉन्सेप्ट्स को मार्केट में अप्लाई करना है. सी द टेक्स्ट बुक विल ओनली गिव यू द मार्क्स बट इट विल नॉट गिव यू द एप्लीकेशन. सो दैट एप्लीकेशन यू विल हैव टू डू इन द मार्केट एंड वो सब कॉन्सेप्ट्स क्या करने हैं, आपको मार्केट में यूज़ करने हैं एंड ट्राई टू लर्न हाउ इट विल गोइंग टू वर्क ओवर देयर. सो टिल द टाइम we're going to stop our video of today and we're going to continue with the next chapter in the next video. Thank you.